नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 17 दिन हो गए। इस 17 दिन में अमेरिका इजरायल ने ईरान में बारूद ही बारूद बरसाए हैं। ऐसा नहीं है, ईरान ने भी रिटेलिएट किया है और इजरायल को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। अमेरिका भी कुछ मुश्किल में दिख रहा है, लेकिन इसके मायने और मतलब ये नहीं कि ईरान अपने लक्ष्य को पा लिया है। इसके मायने ये भी नहीं कि अमेरिका और इजरायल ने अपने लक्ष्य को पा लिया है, लेकिन इन तीनों में इजरायल ने एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। क्या होगा वो हम बातचीत में बताएंगे, और साथ ही साथ इन तीनों की लड़ाई में वो कौन सी एक बड़ी शक्ति या शक्तियां हैं जो इस मौके का बेहद डिप्लोमेटिक तरीके से फायदा उठा रही हैं, और साथ ही भारत इन सब को कैसे साधते हुए वैश्विक परिदृश्य में अपनी अहमियत को दिखा रहा है। नॉन अलाइन का अंदाज नहीं है, भारत सबसे अलाइन है और सबको अपने सिद्धांतों के आधार पर डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। क्या होगी आगे की स्थिति, इस पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ इस 17 दिन में युद्ध की स्थिति कितनी भयावह हुई और कहां कहां वो ऐसे मौके आए जब युद्ध के दृष्टिकोण से दोनों पक्ष, चाहे ईरान हो चाहे इजरायल और अमेरिका, और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रॉक्सीज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और इस युद्ध की विभीषिका में, इसके परिदृश्य में जिस तरीके से अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर पर कोहराम सा मचा दिख रहा है, उसके क्या मायने और मतलब हैं। कर्नल वीरेंद्र शाही सर, जो जाने माने डिप्लोमेटिक और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, बहुत पारखी नजर रखते हैं, हर्टाग भारत पर अक्सर जुड़ते हैं। इस 17 दिन के लेखे जोखे में हम दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे। फैसला आपको करना है कि युद्ध के दृष्टिकोण से या डिप्लोमेसी के तरीके से वो कितना उचित है, और कहां कहां जो बातें सामने आ रही हैं वो तर्कसंगत हैं और उसका दुनिया पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ओवर टू यू सर, पहले कुछ बातें आप रखिए। जी सर। धन्यवाद दिवाकर जी। दिवाकर जी, आपने जैसा प्रारंभ में बहुत अच्छा एक परिप्रेक्ष्य में बात की कि मल्टीपर्पज या मल्टीपोलर वर्ल्ड एक तरफ और हमारा नॉन अलाइनमेंट एक तरफ। अब इन दोनों चीजों को देखा जाए तो बड़ा सही आपने कहा कि पोलर वर्ल्ड में नॉन अलाइनमेंट का मतलब नहीं होता। नॉन अलाइनमेंट थ्योरी उस समय की थी जबकि विश्व दो धड़ों में डिवाइडेड था। एक रशियन ब्लॉक था, एक अमेरिकन ब्लॉक था। नाटो सीआटो भी एक बना था, फिर वो धीरे धीरे गायब हो गया। तो ये दो बड़े ब्लॉक्स हो गए थे, संक्षेप में प्रो अमेरिकन, प्रो यूएसएसआर एज इट वाज। अब धीरे धीरे वो स्थिति चेंज हो गई है और शक्तियां उभर आई हैं। चाइना उभर आया है, जर्मनी जो सेकेंड वॉर के बाद बिल्कुल एक टूटी हालत में था, अच्छी तरह उभर आया है। भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपने लिए विश्व में बना लिया है। तो इसके बाद अलाइनमेंट या नॉन अलाइनमेंट मेरे ख्याल में एक कल की सी बात रह गई। आजकल तो पोलर मल्टीपोलर युग आ गया है, और मल्टीपोलर युग में आप किसी एक धड़े के साथ रहें, मैं समझता हूँ वो कोई अच्छी रणनीति नहीं होगी, अच्छी राजनीति नहीं होगी, और किसी भी रूप में वो ना किसी देश के लिए और ना पूरे विश्व के लिए एक कोई अच्छा संकेत होगा। समय को पहचानते हुए हमारी गवर्नमेंट और हमारे नीतिकारों ने बहुत अच्छा एक प्रावधान किया, और जो हमने विश्व कुटुंबकम का नारा लिया और हम सबसे मित्रता
सबसे सद्भावना और सबसे अच्छे रिलेशन रखने के उद्देश्य से निकले। अब उसमें कुछ कुछ अपेक्षाएं हैं, एक्सेप्शंस हैं, जैसा पाकिस्तान या पाकिस्तान के पीछे लगा तुर्की ने उस समय सिंदूर के टाइम शत्रुता दिखाई। चाइना मेरे ख्याल में अपनी इनसिक्योरिटी महसूस करता है एशिया में जब जब भारत उभरता है, और इसलिए उनके 62 के युद्ध से पहले छुपे हुए और 62 युद्ध के बाद ओपन होकर उनकी हर तरह किसी न किसी तरह हमारे विरुद्ध योजनाएं बनती रही। कुल मिलाकर देखा जाए, इन दो मुल्कों को छोड़कर भारत के संबंध अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कहीं बहुत नहीं, कुछ कम अच्छे हैं, पर हमारी शत्रुता और कहीं किसी से बनने की स्थिति नहीं आई। और उसी का कारण है कि आज युद्ध की आग जो हर तरफ भड़कती नजर आ रही है, हम उससे आज भी टिल टुडे आज उससे अछूते हैं। और अगर ये नीतियां इसी प्रकार चलती रहीं और कुछ विवश नहीं किया पड़ोसी ने हमें एक युद्ध की ललकार देने के लिए, तो शायद ये स्थिति कुछ समय और इसी प्रकार चलेगी। सर, इसमें मैं कुछ बातें जोड़ दूं। इन 17 दिनों में जो बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 दिनों से खास करके, और कल खास करके, आज सोमवार है, रविवार की शाम से और आज सुबह तक जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं, सोमवार के दोपहर तक कह लीजिए, आप कह सकते हैं, बात ये चल रही है जिस ऑप्शंस पर मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अमेरिका अब वो बात करेगा जो रूस किया करता था कि मुझे इतना न परेशान करिए। पुतिन साहब ये कहते थे कि हम फाइनल वॉर की तरफ बढ़ें, और फाइनल वॉर को हम जब शुरू करेंगे तो यूरोप नहीं बचेगा। एटॉमिक जो एक डिटरेंट का मामला है, डिटरेंट तो खैर अमेरिका के संदर्भ में नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो ऑप्शंस अमेरिका ने बात ही बात में खोल के रख दिया है। इसका मतलब है कि चाइनीज रेजिस्टेंस जो दिख रहा है उसको भी डोनाल्ड ट्रंप समाप्त करने के प्रति पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं, पहली बात। दूसरी बात, इजराइल पर जो मिसाइल्स दाग रहा है, इससे लग रहा है कि वास्तव में वेरिएशंस था ईरान के पास, और वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिससे इजराइल मुश्किलों में दिखता है। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के अब तक कुल 1500 से लेकर, वैसे तो कहा जा रहा है कि 15,000 उनके जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, छोटे बड़े ठिकाने, वहां पर बारूदों की बरसात की है इजराइल और अमेरिका ने इन 17 दिनों में। अब तो 1500 या 15,000, अब इसमें किसका दावा सही है किसका नहीं। हालांकि लगभग 1500 लोग ईरान के मारे जा चुके हैं। कह तो ईरान ये भी रहा है कि इजराइल में 1000 की संख्या पार कर गई है मरने वालों की। ऑफिशियल क्या है सर, युद्ध में सबके अपने अपने दावे हैं। वो तो 600 अमेरिकियों को भी मार देने का ईरान दावा कर रहा है। और उधर मिडिल ईस्ट में 3-4 ऐसे देश हैं जिसमें यूएई, सऊदी और कतर, ये बेहद परेशान दिख रहे हैं। ओमान की खाड़ी में भी इंडिया के 3 वॉरशिप्स भेजे गए हैं, क्योंकि हॉर्मुज पास से जो फैसिलिटेशन ईरान के द्वारा हमें दिया गया है हमारी डिप्लोमेसी के कारण, उस पर जो बाहर निकल आए वहां से शिप्स जो माल ढुलाई कर रहे हैं, खास करके एलएनजी और ये गैस वगैरह जो है और ऑयल का, इसमें भारत में कोई कमी ना हो, ये आपूर्ति हो रही है। रूस भी सपोर्ट तो ईरान को दे रहा है, लेकिन खुला समर्थन नहीं कर सकता। और सर, इसका कारण ये है कि अमेरिका भी बूट्स ऑन ग्राउंड कहीं भी यूक्रेन में करने की स्थिति में न था, न है, न रहेगा। और रूस और चीन, दुनिया कहती रहे, विशेषज्ञ कहते रहे, ये अपनी सेना अमेरिका की सेना के सामने नहीं करेंगे। तीसरी और चौथी बात और पांचवी बात ये कि खर्ग आइलैंड जो बहुत ही
आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से ईरान का वो आइलैंड, वहाँ पर बहुत बम बरसाए गए हैं, लेकिन जो तेल के पाइपलाइंस हैं वो नहीं उसको डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जिसमें अमेरिका की एक रणनीति है। खर्ग आइलैंड पर जब बमबारी हुई है तो ईरान बौखलाया है। ट्रंप ये कह रहे हैं बस कुछ समय की बात है, ईरान को हमने ऑप्शंस दे दिए हैं, तुमने हॉर्मुज घेरा, हमने तुम्हारा खर्ग आइलैंड बर्बाद कर दिया। कहा यह जा रहा है कि उनका 2300 मरीन कमांडो का एलीट फोर्स वो पूरी तरीके से तैयार है। और सर मेरा अपना मानना है कि बूट्स ऑन ग्राउंड होगा, चाहे जो जितना कहे। बिना इसके डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका की आन बान शान जिसका वो दावा करते हैं उसको नहीं बचा सकते। हाँ, इस लड़ाई में नुकसान ज्यादा होगा और शुरुआत में ही 3 दिन के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को 7 से 8 हफ्ते खींचने की बात कर रहे थे, उससे भी आगे जा सकता है, लेकिन तब तक ईरान में भारी तबाही मच गई होगी। ये 17 दिन का सर लेखा जोखा है। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? दिवाकर जी, बूट्स ऑन ग्राउंड उतरेंगे बड़े सीमित तरीके से, अगर उतरे। जैसा आपने कहा कि वो कमांडोज 300 चले गए, अगर ईरान की रिजीम चेंज करनी है तो जो इतनी बड़ी बड़ी वहां रैलीज हो रही हैं, लाखों लोग सम्मिलित हो रहे हैं, कम से कम 1.5-2 लाख ट्रूप्स की आवश्यकता होगी। ये है। इतने ट्रूप्स मैं नहीं समझता अमेरिका उतार पाएगा। कर्नल सर, दूसरी एक बात- सवाल है मेरा, क्या दूसरी बात- पूरे ईरान को घेरने की रणनीति थोड़ी होगी अमेरिका की? मैं देखिए, जो मेरे दिमाग में आ रहा वो मैं आप जैसे विशेषज्ञों से पूछ रहा हूं। 1.5-2 लाख अगर सैनिक अमेरिका उतारेगा तो इसका मतलब है कि तेहरान से बाहर उसको कब्जा करना है। और वो तेहरान में भी क्यों एंट्री करेगा? अगर ईरान के चारों तरफ जो उनके स्ट्रेटेजिक और सैन्य मामलों से जो जुड़े हुए स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उसके इर्द गिर्द अगर अमेरिका घेरा बना ले और पूरी तरीके से ईरान को ईरान के अंदर सीमित कर दे, तो ईरान तो मुश्किलों में आएगा ना सर? मुश्किलों में आएगा, जेल जाएंगे। वो बहुत सख्त किस्म के, कट्टर किस्म के लोग हैं। इसका एक खबर यह भी है सर कि मुज्तबा खामेनेई को रूस ने सर्वाइव स्थिति में अपने कस्टडी में ले लिया है। ये खबर है, ये सोशल मीडिया पे उड़ती खबर है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पे ही हम लोग एक्टिव होते हैं, लेकिन बात तथ्यों के आधार पर करते हैं। वैसे मुज्तबा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं, स्टेटमेंट्स उनके आ रहे हैं। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू को मार देने का दावा ईरान कर रहा था। ये सोशल मीडिया वॉर हो सकता है, लेकिन नेतन्याहू ने बाकायदा कॉफी पीते हुए एक वीडियो एक्स पर डाल दिया है। दैट मीन्स कि नेतन्याहू जिंदा हैं और वो अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप खुली हवा में सांस लीजिए, लेकिन जो शेल्टर्स हैं उसके इर्द गिर्द रहिए, क्योंकि यहाँ प्रक्षेपास्त्रों की बारिश हो रही है। ये बेंजामिन नेतन्याहू भी कह रहे हैं। दैट मीन्स लड़ाई बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है। जी सर, अब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुस्तफा तो मुझे लगता है या तो स्टेट ऑफ कोमा में है, या इतनी गंभीरता से वो घायल हुए हैं कि शायद वो बोलने, वक्तव्य देने या कैमरे पर आने की स्थिति में नहीं है। अब वो अंडर रशियन सुपरविजन ट्रीटमेंट है या उनको शिफ्ट किया गया है, ये प्रसंगतियां हैं। कोई ना कोई चीज शायद निकल कर आ जाएगी। बात वो थी कि बात में जो कर रहा था वो ये कर रहा था कि जब तक मास मूवमेंट ईरान का खुमैनी पक्ष वाला अभी भी एक्टिव है और अभी भी जिंदा है, तो रिजीम चेंज क्या हुई? बिल्कुल। अगर वो अभी भी वो बुरके में ही अपनी लेडीज को रखना चाहते हैं, तो रिजीम चेंज क्या हुई? सर, एक दो सवाल बनते हैं इस पे। कट्टर इस्लामाबाद पर या इस्लामिक कट्टरवादी रूल से चलना चाहते हैं, तो रिजीम चेंज क्या हुई? और अगर वो रिजीम चेंज नहीं हुई
तो जो लक्ष्य था अमेरिका का रिजीम चेंज का, बदली हो गए तो इंसान बदली हो गए। एक लीडर्स की खेप मार दी गई, दूसरे उभर आए, दूसरे मार दिए गए या घायल कर दिए गए या कुछ मर गए, कुछ एक्टिव नहीं है, तीसरे उभर कर आएंगे। जब तक एक मास मूवमेंट जिसकी के अमेरिका को आशा थी, जिसकी वजह से वो बुर्के उतार कर फेंक रही है लेडीज और शहरों में उनके जुलूस निकल रहे हैं बुर्कों के खिलाफ और खमेनी के खिलाफ, वो सब चीजें बंद हो चुकी हैं। कड़े सर, एक दो सवाल इससे जुड़े हुए हैं। जब अटैक हुआ उसके पहले कितना प्रोटेस्ट हो रहा था, सड़कों पे लोग उतर रहे थे। ये माना कि वो इजराइल और अमेरिका का प्रोपेगेंडा था। ये युद्ध की शुरुआत में ही सब दब गए। इसका मतलब ये है कि आईआरजीसी की जो पकड़ है पूरे देश पर, वो बहुत ज्यादा है। खमेनेई एंड कंपनी लगभग खत्म है। लेकिन आईआरजीसी को अगर तोड़ना होगा तो सर अमेरिका क्या कुछ कर सकता है? ये इस पर हम आपके एक विशेषज्ञ राय चाहेंगे। तबाही के सिवा और क्या कर सकता है? माइंड चेंज तो नहीं करा सकते। वो जो एक कट्टर शिया माइंडसेट है, हाय हुसैन हमला थे, और एक माइंडसेट है कि कुर्बानी को तो वो बड़ी बेहतर चीज मानते हैं। शहीद हो जाना, कुर्बान हो जाना, कुर्बानी को वो एक बड़ी रेस्पेक्टेबल चीज मानते हैं। और उस कट्टरपंथ को अगर ना हटा पाए, और जो फ्रीडम की बात करते हैं ट्रम्प बार बार के ईरान विल बी फ्रीड एंड दे विल गेन फ्रीडम, अगर वो फ्रीडम, सो कॉल्ड फ्रीडम नहीं आया और ईरान उसी कट्टरवाद पर चलता रहा, तो खमेनी की साइकोलॉजी जीवित रही। अगर वो साइक जीवित रही तो ये सोचे कि आप पर फोर्स बॉम्ब गिरा गिरा कर ईरान का तेल पी जाएंगे, वो आप नहीं कर सकते। ग्राउंड वर्कर भी तो चाहिए, बिल्कुल। ग्राउंड सपोर्ट भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए। प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के लिए तो खैर आप बाहर भेज देंगे, जिसके लिए आपको शिपमेंट भी चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो लक्ष्य जब तक पूरे नहीं होते, whatever limited boots on ground अमेरिका, वो एक टेम्परेरी कब्जा हो सकता है, एक पोर्ट पर, एक रिफाइनरी पर, बिल्कुल। एक स्टोरेज पर, या एक ऑयल वेल पर, या एक ग्रुप ऑफ ऑयल वेल्स पर। वो टेम्परेरी होल्ड कर सकते हैं, वो भी परमानेंट रूप पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी फॉलो अप कार्रवाइयां जो हैं उस ऑयल से गेन करने वाली, वो सब तब तक संभव नहीं होंगी जब तक उनको लोकल पॉपुलेशन सहायता देने के लिए तैयार न हो जाए, जिसके होने की मुझे आशा कम दिखती है। नहीं, मैं यही बात तो सर आपसे पूछ रहा हूं कि लाखों लोग सड़कों पे बताते हैं। हालांकि वो वास्तव में, तब भी मैं वीडियो बनाता था हार्ट अटैक भारत पर जाके, दर्शकों आप देख सकते हैं इस युद्ध की शुरुआत में, कि अमेरिका वैसे तो हमला करेगा नहीं, और अगर करेगा तो वो सिंबॉलिक होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, यही तीन बात मैं कहता था, तो फिर ईरान की तबाही सुनिश्चित है। उसके आगे की यही बात हुई है कि ईरान की तबाही तो हो रही है, लेकिन ईरान वास्तव में जो कह रहा था वो अच्छे तरीके से बदला ले रहा है। लेकिन बदला भी कब तक? कर्नल सर, एक बड़ा सवाल है। मैं वही सवाल फिर करूंगा कि जो लोग प्रोटेस्ट में आ रहे थे खामेनी रिजीम के खिलाफ, वो कहां छिप गए हैं पिछले 20 दिनों में? जी यही तो सवाल है ना मेरा। देखिए, ये स्टेलमेंट में जाएगा, ये बहुत धीमी गति से लगातार चलने वाला युद्ध में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक शांति का समझौता दो ही सूरतों में होता है, या तो एक पक्ष हार जाए, वो ये हार मानने को तैयार नहीं है ईरान। अमेरिका हार मान जाए, इसकी संभावना भी बिल्कुल नहीं है। और या फिर
वो इतने थक जाएं कि बैक चैनल से अन्य लोगों को, भारत को कहें जी कि अब आप थोड़ा उभरिए, यहाँ पर शांति तो नहीं है, शांति की ओर तकरीबन हम छुटपुट खटर पटर कर रहे हैं, अब आप उभरिए और हमारा समझौता करा दीजिए। सर, भारत का आपने जिक्र किया और आप इस पर डिस्कशन चाह भी रहे थे, अपना दृष्टिकोण भी रखना। भारत को ये फैसिलिटेशन है या वास्तव में भारत इसी भूमिका में आ रहा है जैसा कि अभी आप कह रहे हैं? जब ये थक जाएंगे तो अवश्य आएगा। हम्म, अब वो भारत हो या एक रूप से ब्रिक्स का कोई रूप हो या ब्रिक्स का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत हो, ऑल्टरनेटिवली चाइना भी हो सकता है, जिसकी मुझे संभावना बहुत कम कम है। इसलिए लगती है चाइनीज अमेरिकन रिलेशंस को देखते हुए। ये हो सकता है सर कि जैसे अमेरिका जो है अलास्का में बुलाया, वैसे अब व्लादिमीर पुतिन ट्रम्प को बुलाएं कि आओ भाई हम बातचीत करवाते हैं। मुज्तबा को अगर प्रोटेक्शन दिया है, प्रोटेक्ट किया है पुतिन ने, तो इसके पीछे हो सकता है लक्ष्य। क्योंकि मैंने सर पहले भी वीडियो में कहा कि जैसे को तैसा बहुत मजा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 4 साल। अभी तो युद्ध शुरू हुआ है सर, और हम इतने क्यों एनालिसिस पर उतरे हैं कि अमेरिका थक रहा है या कुछ तो होना चाहिए। अब भाई दो लोहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ईरान की अपनी गर्मी थी, अमेरिका को अपना अहंकार था, दोनों निकाले। लेकिन भारत की बात आप कर रहे थे सर, भारत पर कोई कृपा नहीं कर रहा है। इस डिप्लोमेसी के पीछे कारण है कि 3-3 वॉरशिप को भारत ने ईरान के बचाया और ईरान ने इसे स्वीकार किया है। देखिए, कोई कृपा नहीं कर रहा है और मैं समझता हूँ कृपा हमें सोचनी भी नहीं नहीं चाहिए, चाहिए, बिल्कुल। उसकी अपेक्षा और आशा अभिलाषा भी नहीं रखनी चाहिए। हर देश अपना अपना लक्ष्य देखता है। क्या इस ऑयल की सेल ईरान के लिए भी एक रूप से आवश्यक नहीं है? बिल्कुल जो बिल्कुल। वो चाइना को दे रहा है और जो हमें दे रहा है। एक पिछले दिनों शोर मचा था कि अमेरिका ने एक वक्तव्य दिया कि हमने इंडिया को अलाउ कर दिया है 1 महीने। अरे भाई, आपकी परमिशन किसने मांगी थी? किसने मांगी थी और किसने लिया था और किसने फॉलो किया? पर फिर भी जब उन्होंने कहा, अगर उसको हम रणनीतिक रूप से सोचें तो ये एक अमेरिकन गो अहेड था, राइट। इसलिए नहीं कि उन्होंने भारत पे कोई कृपा की, इसलिए भी नहीं कि वो रशियन ऑयल सेल को चलने देना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि रशियन ऑयल जब मार्केट में आएगा तो ये जो ऑयल की कीमतें अचानक $100 प्रति बैरल से 120 और 128 बैरल तक चली गई थी, डॉलर पर बैरल तक, वो कंट्रोल में आ जाएंगी विद रशियन ऑयल कमिंग इन द मार्केट। रशियन ऑयल धड़ल्ले से बिक रहा है सर, और रशियन ऑयल का पूरा फायदा व्लादिमीर पुतिन ले रहे हैं। उनकी जो कोर टीम है वो लगी हुई है, और अब तो भारत को भी कोई विशेष फायदा नहीं मिल रहा है। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो उनको इस समय लोग उनसे खरीद रहे हैं, उसी पर भारत को भी खरीदना पड़ रहा है। दिवाकर जी, मिल रहा है, ये भी बड़ी ये बात बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए कि वो शॉर्टेज नहीं होगा, सप्लाई चेन नहीं टूटेगा। और ईरान के साथ भी हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है। इस डिप्लोमेसी में सर इजराइल और अमेरिका हमको कहाँ किस स्तर पर क्या आंक रहे होंगे, क्या भांप रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर ब्रिक्स की ओर देखें और जैसा मैंने अभी एनालाइज किया कि या चाइना या भारत, चाइना के संबंध रशिया को अमेरिका के साथ देखते हुए चाइना की संभावना कम हो जाती है, तो ये आंकन या जो भी उनका एस्टिमेट है, उसमें मेरा ख्याल भारत ही उस रूप में आता है कि जब ये थक हार जाएंगे तो बैक चैनल से भारत को उभारने की कोशिश करेंगे एक मीडिएटर के रूप में। और अगर वो हो जाता है तो विश्व के लिए ये शांति एक बहुत लाभदायक होगी, और इसकी एब्सेंस में ये युद्ध जितना खिंचता जाएगा, पूरे विश्व की और खास तौर पर छोटे छोटे देशों की
मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। वैसे सर कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह भी देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो बहकी बहकी बातें करते रहते थे, बहुत साधारण शब्दों में हल्के फुल्के अंदाज में अगर कहें कि किसको जीत लेंगे, बड़े वेरी स्मार्ट पीपल अपने अमेरिकन एक्सेंट में जो बोलते थे, और व्लादिमीर पुतिन को भी स्मार्ट पीपल, मोदी को भी स्मार्ट, चाइना को भी स्मार्ट, मादुरो को भी स्मार्ट, सबको भी स्मार्ट कहते रहते थे और सबकी खाल भी उतारने की कोशिश करते रहे, किसी को छोड़ा नहीं। और इंडिया को तो पिछले मई से तो बहुत परेशान किया है। अब उनके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ती दिखती हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं। मैं लगभग सब कुछ देखता हूं, अमेरिका से जो कुछ भी लाइव आ रहा होता है। मेरा अपना मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जितना ही इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, उतना उनका जो, सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहिए, वो जो सनकीपन का भाव है, अनप्रेडिक्टेबल अप्रोच है वर्ल्ड ऑर्डर्स को उसको समायोजित करने को लेकर के, मुझे लगता है कि वो कंट्रोल रहेगा। उससे युद्ध अच्छा नहीं होता है ना, इसकी इसका कोई कहते हैं ना कि इसकी इसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये दुनिया की सेहत के लिए अच्छा है। दिवाकर जी, मैंने किसी और परिपक्ष में एक और चैनल पर कहा था, ही लुक्स टू बी प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल। राइट राइट। एंड इफ दैट बी सो, मेरा ख्याल एक स्टेज पर everybody has a right to sober down, and I don't think we should deny that right to Donald Trump. राइट सर, इसलिए मैं कहता हूं, मैंने सनकी शब्द का इस्तेमाल किया। अभी वो ईरान से भिड़ रहे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट क्राइसिस में है, इनके सारे अड्डे जहां भी हैं ईरान उसको अपनी जद में ले रहा है। हालांकि ईरान भी सर अब वो क्या, वो बस मार्टियर बनने की उनकी चाहत है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी वो कर पाएंगे नहीं जब वो अपनी उम्मा को नहीं बचा पा रहे हैं। किसी की, आप किसी भी मुस्लिम देश की बात कर लीजिए जो इस समय ईरान को सपोर्ट कर रहा हो। हाँ, भारत में कुछ कट्टरपंथी सर ईरान की तरफदारी कर रहे हो, ज्यादातर उसमें सुन्नी है, मैं बहुत खुल के बात करता हूं, ज्यादातर सुन्नी है। चूंकि भारत में जो सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करने का जो एक प्रयोग है, जो राहुल गांधी बीच बीच में करते रहते हैं, हालांकि राहुल गांधी पे ज्यादा बात करनी नहीं, वीडियो लंबा होगा, वो करते रहते हैं संसद में जो कुछ भी कहा। अब तो 5 राज्यों का इलेक्शन घोषित हो गया है, अब सब पता चल जाएगा किसकी क्या प्रतिक्रिया है, सब कुछ पता चल जाएगा 4 मई के दिन। मेरा सवाल सर ये सीधा सीधा है कि इसलिए उनको मैं सनकी कह रहा हूं कि अभी वो ईरान को ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं और उधर क्यूबा को भी ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस ग्रीनलैंड भी माइंड चाहते थे, जी? ग्रीनलैंड भी चाहते थे, अब ग्रीनलैंड भी चाह रहे थे, ग्रीनलैंड तो पुरानी बात हो गई, अब वो क्यूबा को अब लाइन पे लगाना चाहते हैं। क्यूबा की बात आ गई है। मेरे ख्याल में he has reasons to sober down. राइट राइट। Maybe he also has intention to sober down. पर वही है कि समय लगता। सर अपना पड़ोसी तो बहुत पिट रहा है, और अफगानिस्तान के हम ऑफिशियली विदेश मंत्रालय के वक्तव्य के मुताबिक मैं ताजा जानकारी दे रहा हूं कि पाकिस्तान गलत तरीके से एरियल अटैक कर रहा है, भारत ने उसकी मुखालफत की है, विरोध किया है। इसके क्या मायने और मतलब आप देख रहे हैं, और पटाखे खूब फूट रहे हैं सर दोनों तरफ। कर्मा। मैं भगवत गीता पर जाता हूँ, कर्मा रिजॉन्स। सर हम लोग कर्म पर कब जाएंगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। खैर हम लोग तो फल की भी इच्छा रख रहे हैं, टुकड़े तो करना है सर। ये अपने आप गिरेंगे टुकड़े, ये टूट टूट कर गिरेंगे। उनको तोड़ने के प्रयास को वहीं रहने देना चाहिए जो वो एक अननोन तरीके से चल रहा है। प्रत्यक्ष में जाकर तोड़ने की आवश्यकता शायद एक लास्ट फाइनल नेल इन द कॉफिन के लिए आवश्यकता पड़े, तो वो समय आने पर हो जाएगा। फिलहाल जब वो टूट टूट कर टुकड़ा टुकड़ा बिखर रहे हैं, तो बिखरता देखने में ही मेरे ख्याल में हमें आनंद लेना चाहिए। एक अच्छी नीति है, नीति भी अच्छी है। शक्ति की आराधना अब 9 दिन हमें करनी है। कर्नल सर भी अपने को तैयार कर रहे हैं, हम भी तैयार रह रहे हैं, सनातनी भी तैयार है, पूरा भारत, और भारत सहित पूरी दुनिया में जो भी सनातनी है वो शक्ति की आराधना करेगा। नए संवत की शुरुआत भारत में हो जाएगी 18 और 19 के दरमियानी समय में।
यही 4 दिन अब बचे हैं, 4 दिन क्यों, 3 दिन ही बचे हैं। 3 दिन बचे। और ऐसे में कहीं शक्ति के साथ कोई घालमेल करने की कोशिश मियां मुनीर ने की, तो तैयारी तो हमारी पूरी है, हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन बिना वजह किसी को परेशान करने की हमारी कभी रणनीति रही नहीं, यही हमारा सिद्धांत है। अन्यथा डूरन लाइन पर जिस तरीके से अफगान आर्मी पाकिस्तान को पीट रही है, हम फायदा उठा लेते, ये जानते हुए कि पाकिस्तान जब भी शांति की स्थिति में रहता, वैसे तो अशांत खुद ही हैं, वो हमको परेशान करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम वर्ल्ड ऑर्डर में अशांति बहुत ज्यादा एक्सटेंड न हो उसके लिए शांत बैठे हुए हैं। लेकिन नजर पूरी तरीके से मुनीर एंड कंपनी पर हमारी लगी हुई है। कर्नल सर शायद ये कहना चाहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फाइनल वर्डिक्ट के साथ हम ये वीडियो समाप्त करेंगे। कर्नल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाला समय क्रिटिकल है, देश के लिए भी, विदेश के लिए भी। देश में ये 3-4 इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं। देश में हमारे विपक्ष के नेता बोल बोल कर कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। उनकी बात भी क्या करें सर, उस पे मैं पता नहीं क्यों मैं उस पे वीडियो भी बनाने नहीं चाहता। राहुल ने ये किया तो राहुल के लोगों ने ये किया, तो वो करेंगे क्या? कर तो वही रहे जो उनको करना है। आप सही कहते हैं, वर्थ इट नहीं है। मैं नहीं मेरे बोलता ख्याल सर। में बच्चा बच्चा उसको समझने लगा है। अभी तो उसके ह्यूमर ज्यादा आने लगे हैं और वो वर्थ ह्यूमर ही है। मेरे ख्याल उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। जहां तक मल्टीपोलर वर्ल्ड का सवाल है, राइट, शक्तियां उभर भी रही हैं, शक्तियां बिखर भी रही हैं, और ये सब मैं समझता हूँ शायद आने वाले समय में अगर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना आकर संभल जाए तो उसमें विश्व का कल्याण है। बहुत बहुत विश्व का धन्यवाद। कल्याण हो और सबको सम्मान और शांति से रहने का, स्वस्थ रहने का समय मिले। मेरे ख्याल इसी प्रार्थना के साथ आज का हम ये वीडियो समाप्त करते वार्तालाप हैं। को आपको विराम देते हैं। जी, आपको कर्नल सर की बात और हमारे विश्लेषण दोनों की जो बातें हैं उस पर कमेंट भी करना है अगर आप चाहते हैं। और प्लीज प्लीज अच्छी बात लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व युद्ध ना हो, ये कर्नल सर ने लास्ट वाक्य बोला है। विश्व युद्ध की संभावनाएं बनेंगी तो स्थितियां क्या होंगी, अगले वीडियो में कर्नल सर के साथ हम इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। उस वीडियो को सुनना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर्वे भवन्ति सुखिनः। नमस्कार।